आज के मुख्य समाचार। पेगासस को लेकर देश में मोदी सरकार पर देशद्रोह लगे। केजरीवाल ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून बने। यूपी में आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र में घरेलू बकाया बिल माफ और वादे। पालघर जिले में प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर 186 करोड़ का जुर्माना। नई दिल्ली, देश में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर लोगों ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए और पूछा कि सरकार ने या सरकार की किस एजेंसी ने पेगासस खरीदा और किस काम के लिए इस्तेमाल किया। पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे ने सियासत में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूर्व पीएम, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ओएसडी की भी जासूसी की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2017 में भारत और इसराइल के बीच जो रक्षा सौदा हुआ था, उसमें पेगासस स्पाईवेयर और एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल थी। इजराइल से मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए कई गई $2 अरब की भारी भरकम डील के दौरान उससे पेगासस स्पाईवेयर भी खरीदा था। वहीं पेगासस सॉफ्टवेयर से जुड़े मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमेटी कर रही है और इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रविंद्रन की देखरेख में एक समिति का गठन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यह साफ है कि सरकार ने संसद से झूठ बोला था, जबकि कांग्रेस लंबे समय से कहती आ रही है कि मोदी सरकार इजरायली निगरानी स्पाईवेयर पेगासस से अवैध और असंवैधानिक जासूसी करवा रही है। हम सदन में जिम्मेदारी तय करेंगे। कांग्रेस के तेवर से साफ है कि अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में विपक्ष पेगासस मामले को मुख्य मुद्दा बनाएगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जासूसी कांड पर नए खुलासे के तुरंत बाद पार्टी रणनीतिकारों ने विपक्ष के अन्य दलों के साथ विपक्षी एकजुटता को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर टीएमसी, शिवसेना समेत कई अन्य दल भी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं और सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग की जा सकती है। जासूसी कांड के लेकर ममता बनर्जी पहले ही सरकार पर हमलावर रही हैं। माना जा रहा है कि संसद में बजट पेश होने के बाद दोनों सदनों में इस राजनीतिक एजेंडे को लेकर विपक्ष का राजनीतिक संग्राम हो सकता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले साल संसद में इस मुद्दे को उठाया था और वह इसे फिर से उठाएगी। पिछले साल संसद के मानसून सत्र में भी पेगासस जासूसी कांड को विपक्ष ने जबरदस्त मुद्दा बनाया था। पेगासस मुद्दे ने पिछले साल संसद के मानसून सत्र को हिलाकर रख दिया था और विपक्षी दलों ने घोटाले पर चर्चा की मांग करते हुए दोनों सदनों को बाधित कर दिया था। संसद में करीब 2 हफ्ते तक इस पर टकराव चला। विपक्ष की एकजुटता और बहस की अपनी मांग से पीछे नहीं हटने के चलते दोनों सदनों में सियासी घमासान थमने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। जानकारों का मानना है कि कुछ ऐसे ही आसार इस बार भी नजर आ रहे हैं कि संसद का बजट सत्र भी हंगामेदार हो सकता है और विपक्ष सरकार से इस पर जवाब मांग सकती है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 18 जुलाई को लोकसभा में पेगासस को दिए बयान में भारत सरकार की ओर से इसके इस्तेमाल के आरोपों को खारिज किया था। सबसे पहले यह मामला 2019 में सुर्खियों में आया था। इसके जरिए करीब 1400 पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कई राजनेताओं के फोन की जासूसी का आरोप लगा था। पेगासस के शिकार व्यक्तियों के फोन के व्हाट्सएप समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को हैक किए जाने का आरोप लगा था। जुलाई 2021 में एक मीडिया ग्रुप ने खुलासा किया था कि पेगासस जासूसी स्पाईवेयर से भारत समेत दुनिया भर के कई बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और पत्रकारों की जासूसी हो रही है। जिन प्रमुख लोगों के फोन की पेगासस के जरिए निगरानी की बात गई उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित कश्मीर के अलगवादी नेताओं और कई पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में सक्रिय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कानूनों से किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जालंधर में उद्योग जगत के दिग्गजों से बातचीत के दौरान आप प्रमुख केजरीवाल ने यह बात कही। आम आदमी पार्टी आप ने जालंधर में पंजाब के व्यापारियों और उद्योगपतियों से संवाद के लिए टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया था।
इसमें धर्मांतरण पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा, धर्म सबका व्यक्तिगत मामला है, सबको कोई ग्रंथ या कोई भगवान पूजने का हक है। धर्मांतरण पर कानून बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन ऐसे कानून से किसी को गलत तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। डरा धमका कर कराए गए धर्मांतरण गलत होते हैं। उद्योगपतियों से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी जाति का भी जिक्र छेड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में उद्योगपतियों को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। मैं खुद बनिया हूँ, लेकिन दिल्ली के बनिया मुझे कभी वोट नहीं देते। मेरे दिल जीतने के बाद उन्होंने वोट देना शुरू किया। हमें 5 साल दीजिए, हम आपका भी दिल जीत लेंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि दिल्ली की तर्ज पर उनके सभी मसले हल किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने व्यापारियों के ठिकानों पर होने वाली छापेमारी बंद करवा दी। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर केजरीवाल ने कहा, भगवंत नामांकन भरने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, दिल से मैंने कहा, भगवान करे आप पंजाब के सीएम बनो, खूब ईमानदारी से काम करो, पंजाब की जनता के डैख दूर कर। पंजाब को भगवंत और आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भगवान हम सबको इन उम्मीदों को पूरा करने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गांटी पत्र जारी किया है। यूपी के लिए जारी इस घोषणा पत्र में दिल्ली का केजरीवाल मॉडल ही देखने को मिला है, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही पुराने घरेलू बकाये बिल को माफ करने का वादा किया गया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और वैभव माहेश्वरी के साथ चुनाव के लिए गांटी पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समूचे विकास एवं सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सरकारी, गैर सरकारी अधिष्ठानों में कार्यक्षमता, निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कृषक, मजदूर, युवाओं, छात्रों, महिलाओं को वरीयता दी है। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना धरती पर सच करना चाहती है, वो अपने गांटी पत्र के माध्यम से लेकर आई है। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कोई जुमला दिखावा नहीं होता, यह गांटी पत्र होता है। जो वादे करेंगे वो धरती पर करके दिखाएंगे। ये हमारा यूपी की जनता के साथ एग्रीमेंट है। महिलाओं को पूरे प्रदेश में फ्री बस यात्रा दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिल माफ, 24 घंटे बिजली की सुविधा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंबेडकर द्वारा बनाया गया भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। 10 लाख युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी। वकीलों को चैम्बर और वकीलों को 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। पत्रकार बंधुओं को 10 लाख का बीमा मिलेगा। किसानों के सारे कर्जे माफ करेगी, उनकी फसलों का दाम 24 घंटों में उनके खातों में देगी। गन्ना मूल्य हर साल बढ़ेगा, किसानों को मिल पर गन्ना उतारते ही उनके खातों में पहुंचेगा पैसा। शहादत को सलाम करते हुए ड्यूटी पर जवानों की मृत्यु होने पर 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। कोरोना ड्यूटी में शहीदों को 1 करोड़ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। यूपी के गांव में ग्राम क्लिनिक और शहरों में मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास के लिए आम आदमी पार्टी विशेष नीति बनाएगी। यूपी के युवाओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 80% आरक्षण दिया जाएगा। 1 माह के अंतर 97,000 शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाएगा। बीएड टेट 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तत्काल अनुपालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति होगी। प्रांतीय रक्षक दल के 45,000 जवानों की समस्या का तत्काल निपटारा किया जाना और सबसे प्रमुख बीएड एवं बीटीसी की वर्तमान फीस को आधा करना भी है। सरकारी सेवाओं में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। एमएसपी को कानूनी गांटी प्रदान करना और इसे एमएसपी गांटी कानून का नाम दिया जाएगा। गन्ने का मूल्य हर साल बढ़ाया जाएगा। योजक चिन्ह मुंबई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में जल प्रदूषण फैलाने वाली 100 औद्योगिक इकाइयों पर 186 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा क्षेत्रीय नियामक संस्थाओं पर भी जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने उचित कार्रवाई न करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भी फटकार लगाई है। संबंधित संस्थाओं को यह राशि 3 माह के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि इस राशि का उपयोग एक समिति की देखरेख में क्षेत्रीय पर्यावरण को ठीक करने एवं लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी पर किया जाएगा। मामला मुंबई और ठाणे से सटे पालघर जिले का है। करीब 100 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध अखिल भारतीय मंगेला समाज परिषद नामक एक स्थानीय संगठन ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस संगठन के लोगों का कहना है कि उनकी आजीविका मछली पालन पर ही निर्भर है, जबकि औद्योगिक इकाइयां अपना औद्योगिक कचरा पड़ोस में स्थित अरब सागर व उससे निकली समुद्री खाड़ियों में डालती हैं, जिसके कारण उनकी आजीविका व स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
इस मामले में 24 जनवरी को फैसला सुनाते हुए एनजीटी ने तारापुर एमआईडीसी में स्थित करीब 100 औद्योगिक इकाइयों पर 186 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने इसके अलावा तारापुर एमआईडीसी पर 2 करोड़ व प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP पर भी 91.79 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को भी खरी खोटी सुनाते हुए सवाल किया है कि वो इस मामले में अपने अधिकारों का पालन करते हुए कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। एनजीटी ने अपने निर्णय में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय देश में प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी इकाइयों या संस्थाओं पर अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है। पिछले 8.5 वर्ष में उसने एक भी मामले में कार्रवाई नहीं की है, जबकि 2012 में ही प्रवर्तन निदेशालय के कानूनों में परिवर्तन करके उसे ये अधिकार दिए गए थे। एनजीटी ने जिस तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों पर यह जुर्माना ठोका है, वो पालघर जिले के तारापुर क्षेत्र के करीब 15 गांवों में फैला है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन गांवों की कुल आबादी 1,03,200। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।